हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं धातु कार्बोनिल यौगिक में आबंध, अर्थात हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल यौगिकों के बारे में। और लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है सहक्रियाशीलता आबंध, अर्थात इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्ड कैसे बनता है वो हम समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सीएफटी सिद्धांत के 2 लेक्चर यानी कि इसके 2 वीडियो मैंने बनाए थे, एक अष्टफलकीय के लिए और दूसरा मैंने बताया था चतुष्फलकीय के लिए। तो आपने देख रखा होगा, देख रखा है कि तो यहाँ पर इसकी कमियां होती है, हालांकि बहुत ज़्यादा कमियां नहीं है, 2 ही कमियां मुख्य रूप से। और साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज के इस वीडियो में वो ये है कि धातु कार्बोनिल यौगिकों में आबंध। तो पढ़िए दोस्तों, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। पहली सीमा क्या हो जाती है कि सीएफटी होती है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है, इसके अनुसार जो भी रिनाइन लिगेंड, यहाँ पर फोकस करना है इस बात को, रिनाइन जो लिगेंड होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे F- हो गया, Cl- हो गया, इसके अलावा हो जाएगा आपका NO2- हो जाएगा। तो ये जो भी रिनाइन लिगेंड होते हैं, ठीक है, इनकी बात करेंगे तो उनके द्वारा डी कक्षकों का जो विपाटन हो रहा था, आपने देखा था 2 कक्षक बन रहे थे, एक T2G और एक EG कक्षक बन रहा था सीएफटी सिद्धांत में। तो उसमें डी कक्षकों का विपाटन होता है दोस्तों, वो अधिक होना चाहिए, ये कहना चाहता है सीएफटी, कहना चाहता है अधिक स्प्लिटिंग होना चाहिए, अधिक क्या होना चाहिए, विपाटन होना चाहिए। बट दोस्तों, स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी होती है, इसके हिसाब से, इसके अनुसार रिनाइन जो लिगेंड होते हैं वो उन रसायन श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं, मतलब नीचे हैं, और नीचे आने से हम इसके हिसाब से कहा जाएगा कि वे दुर्बल लिगेंड की भांति, अर्थात दुर्बल क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं और वो विपाटन कम करते हैं। विपाटन कैसा करते हैं, कम करते हैं। ये कहना है किसके हिसाब से, स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी के हिसाब से। बट सीएफटी का कहना है कि भाई साहब, जो भी ऋणायन लिगेंड हैं वो ऋणायन लिगेंड होते हैं, वो डी कक्षक का विपाटन बहुत ज़्यादा करवाते हैं। मतलब जो T2G कक्षक और EG कक्षक होता है, इनका बीच का जो अंतर होगा, गैप होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जो स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी होती है, इसके हिसाब से अगर ऋणायन लिगेंड की स्थिति की बात करेंगे तो वो नीचे रखे गए, और नीचे रखे गए तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये दुर्बल है। दुर्बल कहने का मतलब वो विपाटन कम करेंगे, ठीक है, इनके मध्य गैप होगा वो कम होगा। तो ये एक बात है जो कि सिद्ध नहीं कर पाया आपका सीएफटी, तो ये कमी रह जाती है। सेकेंड बात ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं उनके मध्य जो आबंध होगा, जो बंध होगा, वो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, सहसंयोजक नहीं होती है, ये कहता है आपका सीएफटी सिद्धांत। तो सीएफटी सिद्धांत के अनुसार ये बात है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और जो आपका लिगेंड होता है उनके मध्य जो बंध की प्रवृत्ति है वो कैसी है, उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की प्रवृत्ति है, बट सहसंयोजक की प्रवृत्ति नहीं है, ये कहना चाहता है सीएफटी। बट ये बात थोड़ी बहुत अगर आप देखोगे तो किसी किसी कंपाउंड में क्या होती है, अलग अलग देखने को मिलती है। इस हिसाब से सभी कंपाउंड के लिए क्या होता है, ये बात सही नहीं साबित होती है, तो ये भी एक प्रकार से क्या रह जाती है, कमी रह जाती है। तो मुख्य रूप से 2 कमियां होती है, ठीक है। पहली कमी क्या है, पहली कमी ये है कि इसके हिसाब से जो ऋणायन लिगेंड है, उस ऋणायन लिगेंड की वजह से जो डी कक्षक होता है इसका विपाटन बहुत ज़्यादा होता है। बट जो स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी होती है या फिर जो रसायन श्रेणी है उसमें वो ऋणायन लिगेंड नीचे है, इसका कहने का मतलब उस श्रेणी के हिसाब से वो दुर्बल लिगेंड की भांति व्यवहार करेंगे, जिससे वो विपाटन, डी कक्षक का विपाटन कम होना चाहिए, ये कहना चाहता है स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी। सेकेंड बात ये है कि सीएफटी सिद्धांत कहना चाहता है कि जो लिगेंड है और जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उनके मध्य जो बंध है वो सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, उपसहसंयोजक बंध होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है। हालांकि ये बात सही भी है, बट कुछ कंपाउंड के लिए हालांकि ये बात सिद्ध नहीं होती है, इस कारण से ये भी कमी रह जाती है। दोस्तों, अब हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है धातु कार्बोनिल यौगिकों में आबंधन। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना, धातु कार्बोनिल यौगिक, इसका कहने का मतलब क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, NiCO4, इसके बाद एक एग्जाम्पल और है FeCO5, इसके बाद है CrCO6। ये आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए, मैं इस एग्जाम्पल को आगे मैं बताऊंगा,
फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए। ये आपके सामने 3 एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, अलग अलग है, जो कि क्या संक्रमण धातु है। इसमें निकल है, इसमें आपका आयरन है और इसमें आपका क्रोमियम है। बट आप देख रहे हो लिगेंड कौन है, लिगेंड है आपका CO। और दोस्तों यहाँ पर आपको फैक्ट के रूप में बता देता हूँ कि CO होता है, देखो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है, सिंबल। इसको बोलते हैं दोस्तों कार्बोनिल। और ये जो कार्बोनिल होगा दोस्तों, इस कार्बोनिल को बोलते हैं लिगेंड। और इस लिगेंड की अगर बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या या आवेश की, तो इसका आवेश होता है 0। इसका आवेश कितना होता है, 0। इससे कोई मतलब नहीं है, बट आगे हम IUPAC नाम लिखेंगे तो समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। देखिए इसमें भी CO है, इसमें भी CO है। हर एक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में आपका समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल समूह। बट यहाँ पर कार्बोनिल समूह 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो इसके IUPAC नाम अलग अलग हो सकते हैं इसके हिसाब से। बट आप देख रहे हो कि इस तीनों कंपाउंड में जो भी संकुल है या जो भी कंपाउंड है, इन तीनों कंपाउंड में जो लिगेंड के रूप में आया है, वो लिगेंड के रूप में आपका कौन है, कार्बोनिल समूह। तो जब ऐसे संकुल दोस्तों जिनमें लिगेंड केवल आपका कार्बोनिल होता है, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे संकुल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। ये अधिकतर आपको देखोगे संक्रमण धातुओं से बने होते हैं। इसमें आपको हर ऑक्सीकरण संख्या जो होती है केंद्रीय धातु परमाणु की, वो अगर कार्बोनिल ही है, ठीक है, तो फिर 0 देखने को मिलती है सब में। और दोस्तों एक बात और इसमें खास है, क्या कि अगर लिगेंड 4 हो या 5 हो या 6 हो, जितने भी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जुड़े होंगे वो अगर एक ही टाइप के हैं, तो ऐसे संकुल को हम बोलते हैं होमोलेप्टिक संकुल। 2 संकुल होते हैं, एक हेट्रोलेप्टिक संकुल और दूसरा होता है होमोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक में जो भी लिगेंड आ रहे हैं, वो लिगेंड कितने हैं वो फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो एक ही टाइप के हैं तो वो होमोलेप्टिक, अगर लिगेंड आपके अलग अलग हैं केंद्रीय धातु से जुड़े हुए, तो उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। तो ये जो आपको कार्बोनिल यौगिक मिलते हैं वो कैसे होते हैं, होमोलेप्टिक होते हैं। यहाँ पर लिखा भी होगा, हालांकि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, चलो इसको मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। जिनमें केवल कार्बोनिल लिगेंड उपस्थित हो, मतलब कि ऐसे संकुल जिनमें केवल कार्बोनिल यौगिक समूह उपस्थित हो, ऐसे संकुल यौगिक को धातु कार्बोनिल, ऐसे संकुल यौगिक को धातु कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है, ठीक है। यह अधिकतर संक्रमण धातु से बने होते हैं। जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होंगे वो संक्रमण धातु से बने होते हैं। इन्हें सिग्मा और पाई बंधित कार्बधातुक यौगिक भी कहते हैं। ये दोस्तों याद रखिए, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको समझाऊंगा सहक्रियाशीलता बंध पढ़ाऊंगा, तब यह समझ में आ जाएगा कि सिग्मा और पाई बंधित कार्बधातुक यौगिक क्यों कहते हैं इनको। इनकी जो संरचना होती है दोस्तों वो सरल एवं साथ में सुस्पष्ट होती है, सरल होती है, सुस्पष्ट होती है। और ये कैसे होते हैं, होमोलेप्टिक संकुल होते हैं। ये मैं लिख लेता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने नीचे लिख दिया होमोलेप्टिक संकुल होते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, आपके सामने वही 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिसको हम बोल सकते हैं होमोलेप्टिक संकुल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक। अब इसमें हम लोग इनके संरचना, संकरण और साथ में इनके IUPAC नामकरण के बारे में समझते हैं। देखिए ध्यान से, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि ये होमोलेप्टिक है और साथ में ये कार्बोनिल यौगिक है, तो इसका मतलब इसके अंदर आप देखोगे तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों अगर लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या 0 है तो वो कितने ही है उससे फर्क नहीं पड़ते, ठीक है, वो 0 ही होगा। ऐसा देखते हैं हम, अगर निकाल के आपको समझ नहीं आता है, देखो इसका अगर निकालना चाहें ऑक्सीकरण संख्या तो x मानेंगे इसको, प्लस 4 है ये संख्या में, और एक कार्बोनिल समूह का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। देखिए अब हम इसके अगर IUPAC नाम की बात करेंगे तो आपको लिखना आना चाहिए IUPAC नाम, क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है पहले लेक्चरों में। यहाँ पर संख्या पहले हम लिगेंड की लिखते हैं, सॉरी लिगेंड की संख्या को देख करके उनका IUPAC नाम लिखते हैं। तो लिगेंड कौन है आपका, कार्बोनिल, कितने संख्या में, 4। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, टेट्रा कार्बोनिल
और इसके बाद कोई है नहीं, तो फिर लिगेंड के अलावा किसका नाम लिखते हैं उसके बाद में? केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु कौन है आपका? निकल। तो हो जाएगा सिंपल निकल। ऐसा क्यों सिंपल निकल? निकिलेट नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऋणायन संकुल नहीं है, ये कैसा है? उदासीन संकुल है, तो निकल ही हो जाएगा निकल। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0, तो रोमन संख्या में आ जाएगी 0 कोष्टक में। तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल। इसकी लिखो, इसकी कैसा होगी? 5 है तो पेंटा कार्बोनिल, फिर आयरन, फेरेट नहीं होगा, आयरन होगा, ठीक है, और 0। उसकी लिखो, कितना हो जाएगा? हेक्सा कार्बोनिल और क्रोमियम। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, इससे साथ में ही आएगा, ठीक है, क्रोमियम। और ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्या में 0। ये तो हो गए इनके नाम। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक मैं आपको फैक्ट बात बताता हूँ। जो भी आपका कार्बोनिल होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में, अगर एक कार्बोनिल की बात करेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ता है। तो जितनी संख्या में उपस्थित होंगे लिगेंड या कार्बोनिल समूह, वो उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और उस हिसाब से आप इसका संगठन निकाल सकते हो। यदि अगर मैं बात करूँ इसमें, तो कार्बोनिल समूह 4 जुड़े हुए हैं निकल के साथ, अर्थात 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 जब सिग्मा बॉन्ड आते हैं दोस्तों, तो आपका संकर्ण कौन सा आता है? आपको पता होगा संकर्ण कौन सा आता है? अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो संकर्ण आता है sp3। ऐसा क्यों? क्योंकि p के कक्षक 3 और एक s का कक्षक, टोटल कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पर देखो 5 है, तो 5 अगर आपका सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकर्ण कौन सा होगा? sp3d। ऐसा क्यों? देखो अभी 4 तो इधर हो गए, आपको मैंने बता दिए, और एक डी का 5 हो गई कक्षक। इसमें कितना होगा? देखिए संकरण 6 के लिए कितना हो जाएगा? 6 मतलब संकरण नहीं है, 6 सिग्मा बॉन्ड, और 6 के लिए हो जाएगा sp3d2। एक एस का और पी के 3 कक्षक और डी के 2 कक्षक, टोटल कितने हो जाएंगे? 6 कक्षक। अब दोस्तों बात रहती है कि इनकी संरचना कैसी होगी। अगर संकरण आपका sp3 है तो फिर ऑब्वियसली बात है कौन सी होगी? चतुष्फलकीय होगी ना। चतुष्फलकीय कैसी होती है? तो देखो निकल आ जाएगा बीच में, और उससे एक बंदा ऊपर जुड़ेगा कार्बोनिल, एक बंदा नीचे, दूसरा बंदा भी नीचे, और तीसरा जो बंदा होगा आपके सामने होगा। मतलब कि सिंपल सी बात होती है, जो ये बड़ा बना रहा हो ना बीच में, वो आपके सामने होगा। 2 ऐसे नीचे होंगे, एक ऊपर होगा ऐसे, इसको मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए ऐसे, और एक आपके सामने ऐसे दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा? ओके भाई, ऐसा होगा आपके सामने। हाँ खैर छोड़ो इसको। इसमें देखिए अगर मैं इसकी बात करूंगा दोस्तों, तो संकरण कौन सा? sp3d2 और sp3d, और sp3d के लिए आकृति कैसे हो जाएगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय कैसे होती है? बना के देखते भैया। Fe होगा आपका बीच में, और उससे जुड़ेंगे एक कार्बोनिल समूह, 2 कार्बोनिल समूह कुछ इस प्रकार से जुड़ेंगे। कार्बन जुड़ रहा है तो कार्बन को पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन को बाद में। कार्बन जुड़ रहा है तो कार्बन बंध बना रहा है, मतलब जुड़ रहा है, कहने का मतलब। तो ये तो हो जाएगा त्रिकोण, ऐसे त्रिकोण बन जाएगा ऐसे। और द्विपिरामिड का मतलब एक ऊपर से एक नीचे से आ जाएगा कार्बोनिल समूह, तो ये हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक बात है। नेक्स्ट देखो sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण के लिए अष्टफलकीय। इसमें देखोगे आप लोग दोस्तों, तो कैसी बनती है अष्टफलकीय? तो अष्टफलकीय में क्रोमियम बीच में आ जाएगा, और उससे 4 इलेक्ट्रॉन देने वाले बंदे, जिसको हम वर्ग कह सकते हैं। एक तो सिंपल वर्ग बना देना आपको,
तो ये तो हो जाएगा CO CO, यहाँ पर हो जाएगा OC 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 OC, ये तो हो जाएगा वर्ग। और इससे दो पिरामिड निकाल लीजिए, तो इसका दूसरा नाम है वर्ग द्विपिरामिड भी बोलते हैं अष्टफलकीय को। तो दो पिरामिड आपके निकल जाएंगे ऐसे, इसको अष्टफलकीय भी बोलते हैं या वर्ग द्विपिरामिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन आपके कार्बोनिल यौगिक थे जिनकी संरचना, संकरण और साथ में IUPAC नाम। अब तीन हम देखते हैं कंपाउंड ऐसे जिनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु दो दो हैं, ठीक है। इसमें एक एक केंद्रीय धातु परमाणु, और अब जो तीन लिखूंगा मैं, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आपको दो दो मिलेंगे, और वो दो आपस में बंध बनाते हैं इस प्रकार से, जिसको अपन डाई कह सकते हैं, डाई धातु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ दोस्तों, अब तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अंदर आपको केंद्रीय धातु परमाणु दो, केंद्रीय धातु परमाणु दो और केंद्रीय धातु परमाणु दो मिलेंगे, बाकी लिगेंड आपका कार्बोनिल ही होगा। अब सबसे पहले आपका काम यहाँ पर ये है कि इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड संख्या में कितने हैं? 10। दोस्तों 10 के लिए हम लिखते हैं डेका, और कौन है? कार्बोनिल, तो हो जाएगा कार्बोनिल, तो डेका कार्बोनिल। इसके बाद में डाई लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका केंद्रीय धातु परमाणु दो है संख्या में, तो हो जाएगा डाई दो के लिए। और कौन है? मैग्नीज, तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज, और ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों की आप संरचना होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको संकर्ण तो निकालना सिखा दूंगा, IUPAC नाम कर्ण निकालना भी सिखा दूंगा, बट इनकी संरचना होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए, यदि मैं इसकी संरचना के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो मैग्नीज और मैग्नीज होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। अगर मैं इसके संरचना के बारे में बात करूं तो मैग्नीज और मैग्नीज आपस में जुड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। बाकी आपके 10 जो कार्बोनिल समूह होते हैं वो कुछ इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे। इसको मैं वापस से बता देता हूँ, देखिए फिर कंफ्यूजन मत होना भैया, कैसे बनाते हैं। एक तो आपस में बंद बनाते हैं ये दोनों, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10, ठीक है। गिन लेना बाद में, फिर नहीं पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। अब मैंने आपको बोला कि इसमें ऑक्सीकरण संकर्ण निकालना आपको सिखा दूंगा। देखिए कैसे निकालते हैं। यदि दोस्तों इस मैग्नीज की बात करूं, इसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हम देखेंगे, तो इस मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा संकर्ण में उपस्थित है? तो यहाँ पर सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं इसके साथ? 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सा संकर्ण होता है? sp3d2। कौन सा बनता है? sp3d2 संकरण। तो ये जो मैग्नीज होगा वो sp3d2 संकरण में होगा। ये देखिए, इसके लिए देखो ये सिग्मा बॉन्ड होता है, दोनों के लिए होगा, तो इसके लिए 1 सिग्मा 2 3 4 5 6, तो इसका संकरण अगर मैं निकालना चाहूँ तो भी कौन सा हो जाएगा? sp3d2 संकरण। दोस्तों इसका sp3d2 संकरण है, इसका कहने का मतलब इसमें अष्टफलकीय संरचना नहीं होती है। यदि मैं आपके सामने किसी एक के लिए लिखूं तो यहाँ पर आपको एक मैग्नीज जो दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से MnCO5, मतलब ये अकेले के साथ में कितना? 5। तो इसमें आपको 2 पिरामिड मिलेंगे। कैसे? वर्ग पिरामिडीय संरचना मिलेगी। एक के अंदर वर्ग पिरामिड है, तो दूसरे के अंदर भी कौन सी? वर्ग पिरामिड है। तो आपको यहाँ पर 2 क्या मिल जाएगी? वर्ग पिरामिडीय संरचना, ठीक है। अगर मैं बना के दिखाऊँ इसको तो देखिए ऐसे होता है।
MnSa, ये वर्ग बना दिया आपका, और इसके चारों तरफ कौन है, CO समूह, और एक ऐसे निकला हुआ। नेक्स्ट दोस्तों 5वां हो जाएगा एग्जाम्पल। इसके अगर नाम की मैं बात करूं, नाम तो नाम कैसा होगा, कितने हैं यहाँ पर कार्बोनिल समूह, 8 के लिए लिखते हैं इसको ऑक्टा, तो लिखेंगे ऑक्टा कार्बोनिल। और डाई कौन हो जाएगा, कोबाल्ट, तो डाई हो जाएगा कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को पता है सबको, 0। बात रहती है इसके संरचना के बारे में। दोस्तों इसमें भी सेम टू बात है कि इसमें भी कोबाल्ट होंगे, वो दो आपस में जुड़े होते हैं, बट इसमें आपको 2 कार्बोनिल समूह ऐसे मिलेंगे जो कि इसके साथ में सेतु बनाते हैं। सेतु मतलब एक पुल बनाते हैं। कैसे वो समझते हैं, जैसे कि एक कोबाल्ट होता है वो आपका दूसरे कोबाल्ट के साथ में इस प्रकार से कनेक्ट होगा। ठीक है, कोबाल्ट में आप समझना ध्यान से बात को, कोबाल्ट में C बड़ा है और ऑक्सीजन छोटा है। यहाँ पर आप देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तब इनकी साइज, या फिर हम कह सकते दोनों को बराबर लिखेंगे तो कार्बोनिल समूह, एक छोटा एक बड़ा लिखेंगे तो कोबाल्ट केंद्रीय धातु कणों। इसके साथ में 2 कार्बोनिल समूह होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से आपके क्या बनाते हैं, सेतु बनाते हैं। सेतु मतलब पुल बनाते हैं ऐसे। ये कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है, और ये भी डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड O। बाकी जो कितने बचे, अब 2 तो यहाँ पर काम आ गए, बाकी बचे 6। अब 6 होंगे वो तो आसान है बहुत, 6 होंगे वो ऐसे जुड़ जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा OC 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 CO CO CO। ठीक है, संकर्ण निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, देखो इस अगर कोबाल्ट की मैं बात करूंगा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 और 6, तो 6 है कि 6 के लिए कौन सा संकर्ण दोस्तों, तो संकर्ण हो जाएगा sp3d2। ठीक है, इसका भी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है sp3d2। इसमें मैं आपको लिख देता हूँ, इसमें 2 आपके CO समूह, 2 कार्बोनिल समूह सेतु का कार्य करते हैं। ठीक बात है, ओके, ये इसमें फैक्ट बात है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, IUPAC नाम तो क्या होगा भाई साहब, 9 के लिए लिखते हैं नोना या नैना नोना। ठीक है, नोना लिख दो, नोना कार्बोनिल और डाई आयरन। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या 0। इसमें कैसे जुड़ते हैं, देखिए इसमें आपके आयरन होंगे, इस आयरन दूसरे आयरन के साथ इस प्रकार से जुड़ेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों जो आपके 3 कार्बोनिल समूह होते हैं वो कुछ इस प्रकार से, 3 कार्बोनिल समूह होते हैं कुछ इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, CO 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 CO। कितना हो गया टोटल, 6। बाकी कितने बचे, 3 होते दोस्तों, वो तीनों के तीनों इन दोनों के बीच में सेतु का काम करते हैं। कैसे, तो एक कार्बोनिल होगा आपका समूह, वो इस प्रकार सेतु के रूप में आ जाएगा, एक होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, अरे यार रुको, CO और एक होगा वो भी इस प्रकार से आ जाएगा। 3 तो ऐसे सिंपल जुड़ जाएंगे, बाकी 3 होंगे वो सेतु का काम करेंगे। इसको बोलते हैं सेतु। इन दोनों के बीच में जो इस प्रकार से रास्ता आ रहा है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ से भी जा सकते हैं, सेतु का काम करना। यदि दोस्तों मैं इस आयरन और इस आयरन के संकरण के बारे में बात करूँ तो देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा और एक 7 सिग्मा, तो यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। इन दोनों में आप देखो तो sp3d
sp3d2 संकरण आ रहा है, बट इसमें 7 सिग्मा आ रहे हैं, तो संकरण कौन सा होगा इसमें? संकरण हो जाएगा sp3d3, एक आयरन की, तो दूसरे आयरन की भी कितनी हो जाएगी? sp3d3। ओके, और इसमें 3 समूह सेतु का काम करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 CO समूह सेतु का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये था धातु कार्बोनिल समूह। अब हम लास्ट एक टॉपिक है जो कि मैंने आपको बोला था इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है सहक्रियाशीलता आबंध। देखिए, हाँ दोस्तों, अब लास्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है धातु कार्बोनिल यौगिकों में सहक्रियाशीलता आबंध, सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे बनती है वो समझना है। अगर मैं दोस्तों बात करूंगा तो जो भी आपके कार्बोनिल यौगिक होते हैं उसमें आपको पता है कि जो कार्बोनिल होगा वो कार्बोनिल मतलब जो CO समूह होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, और उसके साथ में उपसंयोजक बंध से बंधित होता है। बट आपको पता है साथ साथ में और भी बंध बनते हैं, कैसे वो समझते हैं। देखिए, हालांकि डेफिनेशन लिखिए, बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। जैसे कि कोई भी आपका मेटल होगा, मेटल के लिए मैं लिख देता हूँ केंद्रीय धातु परमाणु के लिए M मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरा कौन है आपका? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह का फॉर्मूला क्या होता है? CO, और उसमें दोस्तों कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ इस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो CO होता है, इसमें ये दोनों आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं। अब इसमें जो भी कार्बन के पास कक्षक होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, और जो भी आपका मेटल होगा उसके पास भी कक्षक होगा, परंतु वो कक्षक कैसा होगा? रिक्त। ध्यान से समझना बात को, बहुत खास होने वाली। कार्बन होगा उसके पास में जो भी कक्षक है उस कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन है, जो कि अपने आप में वो लिगेंड है। इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसमें जो D कक्षक है उसमें रिक्त कक्षक है, खाली कक्षक है। अब आपका लिगेंड होगा वो इस केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, और एक ही तरफ एरो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपसंयोजक बंध होता है, वो बनता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, तो इससे यहाँ पर उपसंयोजक बंध तो बनता है। इस बंध को हम क्या नाम देते हैं? इस बंध को हम सिग्मा नाम दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है दोस्तों। आपको पता होगा अतिव्यापन जो होता है, इस अतिव्यापन में अगर मैं आपको कहूं कि ये मान लीजिए कक्षक हैं, ये भी कक्षक हैं, उपकोष बोल सकते हैं, कक्षक बोल सकते हैं, और ये एक आपका कक्षक है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन रहा है, सॉरी। ये मान लीजिए हमारे पास में ये कक्षक है। अब इस में आप देखोगे तो इसमें अगर इसका और इसका कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो आपको पता है कि ये होते हैं वो पूरी तरह से क्या करते हैं? पूरी तरह से ओवरलैपित होते हैं, मतलब ऐसे, और इससे क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। बट ये दोनों कक्षक और ये दोनों होते उपकोषीय कक्षक, ये इतने ओवरलैपिंग नहीं होते, मतलब बहुत उसके ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होते। तो इन दोनों के मध्य पाई बंध बनता है और इन दोनों के मध्य भी पाई बंध बनता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके कार्बन ने इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिए, उसके कक्षक होगा वो ओवरलैपित हो गया है रिक्त कक्षक के, तो इसमें सिग्मा वन बन गया। बट दोस्तों बाकी के जो आपके M के पास कक्षक होंगे वो तो खाली नहीं हो सकते, उनके पास तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अन्य जो D कक्षक होंगे, वो 5 कक्षक होते हैं ना D के, तो अन्य जो कक्षक होंगे उनके पास तो इलेक्ट्रॉन होगा भाई, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होगा। और भी कक्षक हो सकते हैं, तो ये मान लीजिए 3 तो ये रहे, 2 ये 5। जो आपके
कार्बन होते हैं उसके पास भी कक्षक हो सकते हैं, बट इसके पास में तो खाली कक्षक हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन थे वो तो दे दिए किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को दे दिए। अब जो बचे वो कैसे, खाली। दोस्तों ये भरे होते हैं, ठीक है, ये भरे होते हैं, हालांकि पूरे को नहीं दर्शाते हैं, किसी एक को दर्शा देते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का हालांकि कोई मतलब नहीं है हमको ऑक्सीजन से, पर बना देता हूँ 3 कक्षक, ठीक है। इसमें अब इसने इलेक्ट्रॉन प्रदान किया, सिग्मा 1 बन गया, ये बात तो फिक्स है। बट दोस्तों ये जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, ये दया करके कार्बन होता है उसको अपने जो डी कक्षक हैं जो भरे हुए हैं, पूरी डी कक्षक हैं, उसके इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। बट इसका जो कक्षक होता है वो पूरी तरह से ओवरलैपिंग नहीं होता है, और ओवरलैपिंग पूरी तरह से नहीं होता है तो इन दोनों के मध्य कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और ये इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी दोस्तों कार्बन की ओर या कार्बोनिल समूह की ओर, और इसमें पाई बॉन्ड बना, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है कक्षक, इसमें भी पाई बॉन्ड बना। ये दोस्तों कक्षक कहलाते हैं पाई स्टार प्रतिबंधित कक्षक, ठीक है, और ये पाई बंधित कक्षक। आ रही बात समझे दोस्तों? ये होता है चीज़। यहाँ पर आप देखते हैं कार्बोनिल होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ साथ में दोस्तों पाई बंध भी बनाता है, और इस पाई बंध और सिग्मा बंध होगा, उनके कारण से बंध जो बनता है उस बंध को, जो सिग्मा और पाई बंध, मैंने आपको बात बोली थी ना, जो हम पढ़ेंगे ये टॉपिक तब आपको समझ में आएगा कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनको सिग्मा तथा पाई बंध कार्बधात्विक यौगिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिग्मा के साथ साथ पाई बंध भी बनते हैं, इस कारण से इनको सिग्मा पाई बंध कार्बधात्विक यौगिक भी कहते हैं। इस प्रकार के जो बंध बनते हैं इनको बोलते हैं सहक्रियाशीलता प्रभाव आबंध, और इससे जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सहक्रियाशीलता प्रभाव, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सहक्रियाशीलता प्रभाव, सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं किससे क्या होता है वो। देखिए धातु कार्बन, धातु और कार्बन, मेटल और कार्बन, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, एमसी सिग्मा बॉन्ड कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। इसने कहा है कि कार्बन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो केंद्रीय धातु परमाणु या धातु होता है उसके रिक्त कक्षक में दान करने से ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, या जो मेटल और कार्बन के मध्य से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये इलेक्ट्रॉन दान करने से बनता है। परंतु जबकि धातु और कार्बन, धातु और कार्बन के मध्य जो पाई बंध बनते हैं, जो पाई बंध बनते हैं वो धातु के पूरित डी कक्षकों में से, धातु के जो भरित या पूरित डी कक्षक है उसमें से इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बोनिल के रिक्त प्रतिबंधित पाई स्टार कक्षक, ठीक है, मतलब कि कार्बोनिल होता है CO समूह के जो भी पाई स्टार कक्षक हैं जो कि कैसे रिक्त हैं, उन रिक्त कक्षकों में कौन इलेक्ट्रॉन देता है, इसके पूरित जो डी कक्षक होंगे वो इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, उसमें दान करने से बनता है, ठीक है, पाई बंध। इस प्रकार धातु और कार्बन के मध्य बनने वाले जो सिग्मा और पाई बंध हैं वो आपस में एक सहक्रियाशीलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको एक ही लाइन में कहूँ सहक्रियाशीलता का प्रभाव क्या होता है, तो जब आपका लिगैंड या कार्बोनिल समूह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उसके साथ साथ में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो भी क्रिया करके आपके कार्बन को पाई बंध बनाता है उसके साथ, तो दोनों बंध होते हैं, उनकी क्रिया साथ साथ में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सहक्रियाशीलता। तो दोनों सिग्मा और पाई बंध का निर्माण साथ साथ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सहक्रियाशीलता आबंध। दोनों साथ साथ क्रिया करके बंध का निर्माण करते हैं या बंध का निर्माण होता है। इस प्रभाव से कार्बोनिल CO और मेटल होता है, इनके मध्य बंध मजबूत हो जाते हैं, ठीक है, बंध और भी मजबूत हो जाते हैं, और दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, सहक्रियाशीलता बंध। दोस्तों आई होप को सारा समझ में आया होगा,
कुछ भी डाउट रहा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।